हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा शुरू किए गए जो होमवर्क सीरीज है बिहार दरोगा पीटी के लिए, उसका डे 18 का सेट को डिस्कस करेंगे जो 19 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखते हैं। अर्थ केयर मिशन जो है 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो अर्थ केयर मिशन है यह 29 मई 2024 को लॉन्च किया गया है और यह मिशन ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो जापान की है का संयुक्त मिशन है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, जो अर्थ केयर मिशन है यह 29 मई 2024 को लॉन्च किया गया और यह मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो ये हो जाएगा आर्मेनिया। याद रखेंगे, जो आर्मेनिया है हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो स्थापना है इसका स्थापना 2015 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस राज्य में अवस्थित है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे, जो रातापानी है रातापानी टाइगर रिजर्व भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। वहीं जो माधव टाइगर रिजर्व है तो माधव जो है यह 58वां टाइगर रिजर्व है। याद रखेंगे, माधव जो है 98 नंबर का है और जो रातापानी है रातापानी 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है। तो हाल ही में विश्व का पहला जो CO2 कैप्चरिंग संयंत्र लगाया गया है यह सिंगरौली में मध्य प्रदेश में लगाया है। याद रखेंगे, सिंगरौली मध्य प्रदेश में CO2 कैप्चर मशीन को लगाया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया था। तो 2024 में चीता परियोजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और चीता परियोजना की जो शुरुआत है 2022 में की गई थी, जिसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई है। तो हाल ही में जो फ्लैश फ्लड की घटना हुई है यह स्पेन में घटित हुई है। याद रखेंगे, फ्लैश फ्लड की जो घटना है यह स्पेन में घटित हुई है। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का जो आयोजन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो एशिया का पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वह 106 टोटल है और सबसे नया जो है यह रायमोना हो जाएगा। रायमोना नेशनल पार्क यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया है, वह कौन सी है। तो हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया है जिसका नाम है अरिघात। याद रखेंगे, और भारत में निर्मित स्वदेश निर्मित जो है पहली पनडुब्बी हो जाएगी उसका नाम अरिहंत हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी का नाम स्वदेशी रूप से निर्मित जो है अरिहंत है और दूसरी जो स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है उसका नाम अरिघात है। नेक्स्ट है, भारत का नवीनतम यानी 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है तथा इसकी स्थिति कहाँ है। तो भारत का जो सबसे नया है यह 58वां टाइगर रिजर्व है। तो इसका नाम है
माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे जो 97वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है यह 57 नंबर का है। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे राजभाषा का जो उल्लेख है संविधान के भाग 17 में है और इसका जो विस्तार दिया हुआ है आर्टिकल 343 का क्लॉज ए में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे भारत की जो है राजभाषा है, यहाँ पे कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखेंगे जालियांवाला हत्याकांड के कारण शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। तो यह होती है स्थली समीर होती है, जिसके कारण समुद्र से स्थल की ओर हवाएं प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की। तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश की यह 3 जून 1947 को पेश की। याद रखेंगे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की योजना की पेश की गई थी। नेक्स्ट है सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है। तो सरल लोलक जो होती है इसमें हार्मोनिक मोशन पाई जाती है, यानी सरल आवर्त गति पाई जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम क्या रखा गया है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले जो चावल का विकास किया गया है इस चावल का नाम है गोल्डन राइस। याद रखेंगे जो गोल्डन राइस है यह विटामिन ए की कमी को दूर करेगा। नेक्स्ट है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे। तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा था 1975 में, उसके दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे तो वह हो जाएगा इंदिरा गांधी। याद रखेंगे कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं। तो जो पश्चिमी घाट श्रेणी है और पूर्वी घाट श्रेणी है यह दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पर आपस में मिलते हैं। याद रखेंगे यानी नीलगिरी पर्वत जो है यह पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी का मिलान बिंदु है। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट ये 4 हो जाएंगे और सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती है। याद रखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रसार का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 25 है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रसार का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा। तो यह कहा गया है चंपकम दोराईराजन मामले में। चंपकम दोराईराजन मामले में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी जो होगा वह मूल अधिकार होगा। नेक्स्ट है मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है। तो जो मेघालय पठार है यह उत्पत्ति और संरचना के आधार पर जो छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी पूर्वी
भाग है। याद रखेंगे, जो मेघालय का पठार है यह उत्पत्ति और संरचना के आधार पर छोटा नागपुर का ही भाग है, छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रावधान है उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 109 में किया गया है, लेकिन जो धन विधेयक की चर्चा है यह आर्टिकल 110 में दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो वित्त आयोग है तो वित्त आयोग का जो गठन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रांतों से द्वैत शासन की व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो प्रांतों से द्वैत शासन की व्यवस्था को हटा करके केंद्र पर द्वैत शासन लगाया गया था, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को हटा करके केंद्र पर द्वैत शासन लगाया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट है, सूखे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो जो सूखे फलों में पाई जाती है उसे बोलते हैं हम लोग माल्टोज। माल्टोज शर्करा जो होती है यह मुख्य रूप से सूखे फलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक वेदन क्षमता किस तरंग की होती है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें सबसे अधिक जो वेदन क्षमता होती है वह गामा किरण की होती है। याद रखेंगे, सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया है तथा इसका उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो याद रखेंगे, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे, जो मूल अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, वैसे ही जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस के संविधान से अपनाया गया है और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भारत में जो है नर्मदा और ताप्ती नदी यह दोनों भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं? तो सबसे पहले यह न्यूटन के द्वारा बताया गया कि प्रकाश जो होते हैं सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो यह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है। यानी जब मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व एक साथ आएंगे तो सबसे अधिक वरीयता दी जाएगी जो वह मौलिक अधिकार को दी जाएगी। नेक्स्ट है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 39 में दी गई है। वहीं जो आर्टिकल 39 का ए है इसमें सभी नागरिकों को जो लीगल अधिकार होता है यानी फ्री में जो कानूनी रूप से मुहैया कराया जाता है कानूनी अधिकार, उसके बारे में आर्टिकल 39 ए में दिया हुआ है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 40 है, संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में यह समाजवादी नहीं गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये जो हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 43A में श्रमिकों की भागीदारी के आयोजन को डीपीएसपी में यह समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो आर्टिकल 40 है वह गांधीवादी सिद्धांतों पर वर्गीकृत किया गया है और जो 43A है यह समाजवादी सिद्धांतों पर वर्गीकृत किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो भारत के संविधान में जो भाग 4 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी यह इस पर व्यंग किया गया था कि जो डीपीएसपी होता है यह राज्य सरकार के अपने मन मुताबिक होता है, इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के जो आर्टिकल 39 का ए है इस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। याद रखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क जो विधिक सहायता होती है, लीगल सहायता होती है, एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के अनुच्छेद जो है 39 ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो समान सिविल संहिता का जो प्रावधान है आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो अनुच्छेद 49 है इसमें वर्णन किया गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम नियमित किया गया है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 39 में इसको भारत के संविधान को आर्टिकल 39 को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है अधिनियम नियमित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श जो है यह डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। अगला है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो जो वुड डिस्पैच है यह 1854 में डलहौजी के काल में आया था। साथ ही याद रखेंगे, जो वुड डिस्पैच की नीति है यह शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित है और यह 1854 में लाया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता जो अल्बर्ट हॉल है उसमें आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था यह 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का जो विलय हुआ था यह 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो सन 1858 का जो शाही अधिनियम आया था यह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। याद रखेंगे, 1858 का शाही अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो यह हो जाएगा पुणे सार्वजनिक सभा के द्वारा। जो पुणे सार्वजनिक सभा थी इसके द्वारा 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था?
तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इसका जो स्थापना किया गया था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है यह 1928 में की गई थी। याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की जो स्थापना है एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है यह गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखेंगे, जो गन्ना प्रसंस्करण संस्थान है वो लखनऊ में है, और साथ ही याद रखेंगे जो गन्ना प्रजनन संस्थान है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब शुरू की गई थी? तो दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक जो योजना है यह 2.0, इसकी शुरुआत जो है 2021 में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री जो हैं प्रेजेंट में अमित शाह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो इनमें से जो खरीफ फसलें हो जाएंगी वो हो जाएगी मक्का, चना और सोयाबीन। यह तीनों जो है खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो हो जाएगा रबी के फसल से। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है यह अधिक जो है रबी के फसल में उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे, जो कर्नाटका है यह कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। वैसे ही एक इसमें शामिल है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो जो बाबा बुदन की पहाड़ी है यह कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी होती है। साथ ही याद रखेंगे, जो काली मिट्टी है इसका मुख्य रूप से जो विस्तार है यह गुजरात और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। अगला है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो यह है बुधान आंदोलन। जो बुधान आंदोलन है इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई और इसकी जो शुरुआत है तेलंगाना से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स जो है इसकी जो संख्या है टोटल 15 है, और जो बिहार है यह चौथे जोन में आता है। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया था? तो जो पीएम कुसुम योजना है इसका संबंध जो है यह नलकूपों से है और इसे 2019 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे, पीएम कुसुम योजना जो है इसका संबंध है नलकूपों से है और इसे 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं यह हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और ये अमेरिका के हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे वह एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। वहीं भारत में जो दूध क्रांति श्वेत क्रांति के जो जनक है वह वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खदान के उत्पादन में की है? तो याद रखेंगे, आजादी के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है यह गेहूं के उत्पादन में की है।
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो महाराष्ट्र में जो कपास है इसे व्हाइट गोल्ड यानी श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? प्रति हेक्टेयर देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है चावल और गेहूं दोनों का पंजाब स्टेट करता है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किए गए और चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई थी? तो 18वीं लोकसभा चुनाव है यह टोटल 543 सीटों के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः इन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया था। एनडीए को जो है 293 सीटें और इंडिया को 240 सीटें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव की जो घोषणा की गई है यह 16 मार्च 2024 को की गई थी और यह चुनाव आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने अपना बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की जो शैम्पेन जनजाति है इसने पहली बार भाग लिया है। याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की शैम्पेन जनजाति पहली बार भाग ली है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या टोटल 6 है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में जो सूरत की लोकसभा सीट है उसे निर्विरोध जो है घोषित कर दिया गया है। याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव में सूरत सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। सूरत सीट से जो है मुकेश दलाल जीते हैं। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 4 सीटें, वही जेडीयू को 12 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी जो है लोजपा इसे 5 सीटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी यह 1950 में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे, जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है वह ज्ञानेश कुमार है। याद रखेंगे, वर्तमान जो निर्वाचन आयुक्त है वह ज्ञानेश कुमार है और चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह की गई थी 25 जनवरी 1950 को।